1 मई 2022 दिन रविवार, करीब रात के 10:30 बजे जफरुद्दीन अपनी पत्नी शहनवाज और अपने दोनों बेटों के साथ रात को डिनर करने के बाद सोने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही सुबह 7 बजे शहनवाज की आंखें खुलती है तो वह देखती है कि उसका पति जफरुद्दीन लहूलुहान हालत पर फर्श पर पड़ा हुआ है और उसके सर से खून बह रहा है। मानो पूरा फर्श लाल हुआ पड़ा है और पूरा कमरा भी लाल हुआ पड़ा है। जैसे ही उसकी पत्नी यह नज़ारा देखती है तो वह बेहोश होकर गिर जाती है। आखिर दोस्तों, किसने की जफरुद्दीन की यह हालत और उस रात जफरुद्दीन के साथ क्या हुआ, तो मैं आज आपसे यही सच्ची घटना आगे वीडियो में सुनाता हूँ। उससे पहले आप चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपना प्यारा सा कमेंट भी जरूर दीजिए। दरअसल जफरुद्दीन एक इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर था जो कि पिछले 4 साल से नोएडा के अंदर एक पावर प्लांट पर नौकरी किया करता था। जफरुद्दीन अपने दोनों बच्चों और शहनवाज के साथ खुशी से रह रहा था। अब की बार 3 मई को होने वाली ईद वह अपने घर और अपने घर वालों के साथ मनाना चाहता था, जिसके लिए वह 1 मई 2022 को अपने घर पटना आता है। दिन में वह घर की साफ सफाई करता है और रात में अपने बच्चों के साथ बाजार जाता है और डिनर करने के बाद सो जाता है। अब उसके बाद जफरुद्दीन के साथ यह घटना घटती है। जैसे ही उसकी पत्नी उसे देखती है वह बेहोश हो जाती है। आसपास के सभी लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। उसके दोनों बेटे भी उसकी हालत देखते हैं तो वह भी रोने लगते हैं। फिर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जफरुद्दीन की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उसके बाद पुलिस शहनवाज से पूछताछ करती है। शहनवाज बताती है कि करीब रात के 3 बजे मैंने जफरुद्दीन के कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई दी, जिसके बाद मैं जाकर देखती हूँ कि मेरा पति जफरुद्दीन 2 चोरों से लड़ रहा है, जिसके बाद मैं भी उसका साथ देने लगती हूँ। चोर मेरी चैन को छीन लेते हैं और मुझसे कुछ नशीला पदार्थ सुंघा देते हैं, जिससे मैं बेहोश होकर गिर जाती हूँ। उसके बाद जैसे ही मेरी आंखें सुबह 7 बजे खुलती है तो मैं अपने पति की यह हालत देखती हूँ। फिर पुलिस भी अपनी छानबीन में लग जाती है। फिर पुलिस के जहन में एक सवाल आता है कि जब चोर मकान मालिक को मारते हैं तो उसके बाद केवल शहनवाज की चैन तक ही सीमित क्यों रह जाते हैं, उन्हें घर में और लूटपाट क्यों नहीं की। अब पुलिस को कहीं ना कहीं शहनवाज पर भी शक हो जाता है कि बार बार शहनवाज भी अपने बयान में कुछ न कुछ बदल रही थी। उसके बाद पुलिस शहनवाज के पास आती है और उससे उसका फ़ोन लेती है। शहनवाज जो कि जफरुद्दीन के दिए हुए फ़ोन को पुलिस से दे देती है, जो कि आईफोन होता है, पर पुलिस को उससे कुछ खास नहीं मिलता। उसके बाद पुलिस शहनवाज के रिश्तेदारों और आसपास के पड़ोसियों से पूछताछ करती है तो पुलिस को एक बात पता चलती है कि शहनवाज का किसी गैर मर्द से कई सालों से ताल्लुक़ है, जिसकी वजह से जफरुद्दीन उसे अपने साथ करीब 2 साल से नोएडा में रखा करता था और इसी को लेकर जफरुद्दीन और शहनवाज में आए दिन लड़ाई भी हुआ करती थी। अब पुलिस उसके बाद फिर जफरुद्दीन के बेटों से पता करती है। उनमें से जफरुद्दीन का एक छोटा लड़का पुलिस को बताता है कि सर, मेरी मम्मी के पास एक दूसरा फ़ोन भी है। जिसे सुनने के बाद पुलिस फिर शहनवाज के पास जाती है और उससे उस फ़ोन के बारे में पूछती है। पहले तो शहनवाज उस फ़ोन से मना कर देती है, पर पुलिस की कड़ी से पूछताछ के बाद शहनवाज उस फ़ोन को दे देती है। फिर पुलिस उस फ़ोन की सिम को चेक करती है। उस सिम का रजिस्ट्रेशन कमाल उर्फ नन्हे के नाम पर था, जो कि शहनवाज का बॉयफ्रेंड था, और उस फ़ोन में एक नन्हे नाम का ही कॉन्टैक्ट नंबर था जिससे शहनवाज घंटों घंटों बातें किया करती थी। अब पुलिस का शक कहीं ना कहीं यकीन में बदलता गया। उसके बाद फिर पुलिस नन्हे को घर से उठाती है और उसके बाद शहनवाज को भी घर से उठाती है और सख्ती से पूछताछ करती है। आखिरकार शहनवाज और नन्हा पुलिस को सब कुछ सच सच बताने लगते हैं। शहनवाज बताती है कि नन्हा और मैं कक्षा 6ठी से हम दोनों जने बहुत प्यार करते हैं।
हमारा प्यार इस हद तक बढ़ गया कि हम दोनों शादी करना चाहते थे, जिस बात के लिए मेरे घर के नन्हे के साथ मेरी शादी करने के लिए राजी नहीं थे। उसके बाद मैं अपने घर पर रहने लगी और जफरुद्दीन को देखकर मेरी जफरुद्दीन से शादी कर दी गई। जफरुद्दीन शुरू से ही सऊदी अरब में रहा करता था। वह साल में 1 या 1.5 महीने के लिए ही आया करता था, जिसका मौका उठाकर मैं और नन्हे आपस में मिला करते थे। कुछ समय बीतता गया। अचानक एक दिन जफरुद्दीन को मेरे और नन्हे के संबंध के बारे में पता लगता है, जिससे जफरुद्दीन सऊदी अरब से वापस आ जाता है और नोएडा के अंदर नौकरी करने लगता है और मुझे भी अपने साथ रखने लगता है। जफरुद्दीन मुझे कभी पटना नहीं आने दिया करता था, जो कि मेरी ससुराल थी, जहाँ मैं आया जाया करती थी, क्योंकि नन्हा भी वहीं का ही रहने वाला था। इसलिए जफरुद्दीन मुझे कभी पटना नहीं आ दिया करता था। अब की बार 3 मई को होने वाली ईद को जफरुद्दीन अपने घर और अपने घर वालों के साथ यह ईद पटना में मनाना चाहता था। फिर वह मुझसे डिस्कस करता है और हम दोनों पटना आने का प्लान बनाते हैं। जैसे ही मैं पटना आने का प्लान बनाती हूँ तो मैं भी नन्हे पर फ़ोन कर देती हूँ कि अब की बार कुछ भी होना हो पर जफरुद्दीन को रास्ते से हटाना है। फिर मैं और जफरुद्दीन 1 मई को पटना घर आते हैं। उसके बाद दिन में साफ़ सफाई करते हैं और जैसे ही शाम के टाइम जफरुद्दीन अपने बच्चे के साथ बाज़ार में जाता है तो मैं शाम के टाइम नन्हे को अपने घर में बुला लेती हूँ। रात को सब सो जाते हैं। करीब रात के 3 बजे मैं नन्हे को उठाती हूँ और जफरुद्दीन सो रहा था। मैं नन्हे के हाथ में एक कुकर देती हूँ, जिससे वह जफरुद्दीन के सर पर कई वार करता है। फिर मैं और नन्हे ने दोनों ने मिलकर जफरुद्दीन के सर पर कई वार किए, जिससे जफरुद्दीन वहीं पर ही लहूलुहान होकर गिर जाता है और तड़पता रहता है। तो दोस्तों, ऐसे ही इस कहानी का आज समाप्त होता है। आपसे फिर से गुजारिश है, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दरअसल इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं या किसी के मन को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।